हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी प्यारे भाई बहन को जय माँ सरस्वती। तो प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं आज हम फिर से कक्षा 12 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सुबह की 5 बजे वाली यह कैप्सूल क्लास। प्यारे बच्चों, इस कैप्सूल क्लास के जरिए हम आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 95 प्लस दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली आपको क्वेश्चन याद करा रहे हैं, यानी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के लिए तो क्लास में पढ़ाते ही हैं, इसमें आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी नहीं करा रहे हैं, याद करा रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखना है, इन सभी चीज़ों को हम साथ साथ में क्लियर कराते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बाकी जो बच्चे रेगुलर वाले हैं, नीचे अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगा देना अपना नाम लिख के, फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी कल रखा होगा, मैंने ही बताया था क्वेश्चन को पहले। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, विद्युत आवेश सॉरी विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। दोनों साथ में पूछा है, इसका मात्रक लिख। साथ में पूछने का मतलब एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है। एग्जामिनर आपसे यह जानना चाहता है कि आपको दोनों के बारे में अच्छे से पता है कि नहीं पता है। वैसे तो पता ही होगा, मैंने कई बार बता दिया है। अगर अनंत से किसी आवेश को सर पे उठा के लेकर आओ, अपने घर पे रखो, तो जो कार्य मेहनत करनी पड़ती है उसे विद्युत विभव कहते हैं। चोरी करके लेकर आओ अपने गर्लफ्रेंड के घर से, बॉयफ्रेंड के घर से, पड़ोसी के घर से, है ना, नाना के घर से, नानी के घर से, यानी किसी एक बिंदु से लेकर आओ तो विभवांतर होता है ना। तो वही बात है, उसी चीज को एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को, ये सीखो सभी लोग। नोट्स बनाना नहीं है, बस याद करना है, सीखना है इस क्लास में, ठीक है। चलो, तो एग्जाम में सबसे पहले ये क्वेश्चन आए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है क्या, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, यह हेडिंग डाल लेना है। चलो जी भाई, वैद्युत विभव हेडिंग डालने के बाद अब वैद्युत विभव के बारे में लिखना। जब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक फिगर टाइप का बनाना कि भैया यहाँ पे इन्फिनिटी है, अनंत है। एग्जाम को फिगर से अच्छा समझ में आया। और यहाँ से ये आवेश लेके आ रहे हो डॉटेड लाइन से। यार डॉटेड लाइन ठीक से नहीं, तरह से लेके आ रहे हो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु यहाँ पे पी तक आप लेके आ रहे हो, है ना। तो जो किया गया कार्य होता है डब्लू, और यह आवेश क्यू का अनुपात क्या होता है, विद्युत विभव भी कहलाता है ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप फिगर बना देना एग्जामिनर के सामने, एग्जामिनर आपसे आकर्षित हो जाएगा। लिखने सीखो क्वेश्चंस को, उसके बाद यहाँ पे परिभाषा लिखना। क्या लिखोगे परिभाषा में, किसी किसी एकांक या किसी आवेश को कहाँ से, अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। और ये जो वैद्युत विभव होता है, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे दोस्तों, इसे भी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते, है ना, करते हैं। ऐसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। अब एग्जाम में ही नहीं कि ना नेक्स्ट पेज पे लिख देना, नहीं, एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से अगर नीचे उसके लिखना है, विद्युत विभव भी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना, यदि यदि आवेश क्या हो, आवेश क्यू हो तथा किया गया कार्य डब्लू हो, तो, है ना, विद्युत विभव भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू अपान क्यू हो जाए। यह आपके सामने सूत्र हो जाए। अच्छा, मात्रक लिखना है तो मात्रक यहाँ पे लिख देना। मात्रक क्या होता है, मात्रक यहाँ पे क्या होता है, हम तो निकाल नहीं रहे हैं, बस लिख दे रहे हैं, आपको याद तो होगा ही। जूल प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट होता है, ये इसका मात्रक होता है।
हो गया, कहानी खत्म। ये तो आपका क्या लिखा आपने, विद्युत विभव की परिभाषा लिखा। अब आपको वैद्युत विभवांतर भी इसी में पूछा है, तो वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं ये भी लिख दो, विभवांतर, है ना। चलो भैया, विभवांतर किसे कहते हैं बताओ। किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यह आवेश, यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, और यह आवेश क्या है, इसको ए से उठा के बी तक लेके आ रहे हैं। तो जो कार्य करना पड़ता है, कार्य W और आवेश Q का अनुपात क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ये भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो परिभाषा में आप, किसी दो बिंदुओं के विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लेकिन ये वाली परिभाषा जो दूसरी बताया मैंने कि दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर वाली, ये थोड़ा सा अनऑफिशियल है। ऑफिशियल यही परिभाषा। एग्जाम में इस तरीके से एक फिगर बनाना, एग्जामिनर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़िया करने के लिए, उसके बाद परिभाषा लिखना। क्या लिखोगे परिभाषा में, किसी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य तथा आवेश Q का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता। क्या तो हुआ, कहलाता, विभवांतर कहलाता है। आसान सी परिभाषा, आसान सा लैंग्वेज, काम खत्म, खल्लास। चले आगे की ओर, बस। अच्छा, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिख देना। इसे जो है, इसे डेल्टा V से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से प्रदर्शित करते। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, WAB, AB के बीच में लेके आ रहे थे, AB अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q, WAB अपान Q हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका सूत्र लिख सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे क्या बताओगे, इसका मात्रक, मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा बताओ, मात्रक क्या होगा बताओ, वही मात्रक होगा, जूल प्रति कूलम अपान कूलम, ये होगा, या फिर वोल्ट होगा, ये इसका मात्रक हो जाए। ऐसे ही आपको कवर करना है। एक बार बताओ, लिख लोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको मैंने लिख के सिखा दिया है बढ़िया तरीके से। चलो जी, बढ़िया है, लिख लेना अच्छे तरीके से। अब हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को, जो नए बच्चे हैं, उनको शिखर बैच के बारे में बता देना चाहता हूँ। शिखर 2.0 बैच, जिसमें बोर्ड परीक्षा 2025 की आपकी जबरदस्त तैयारी चलाई जा रही है, कराई जा रही है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें डेली आपको पढ़ाया जा रहा है, सभी विषय बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, क्योंकि 7 से 8 घंटे डेली क्लास चल रही है। आपको आज नहीं काल इस बैच में ज्वाइन होना ही होगा, क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन में जो लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। कोई ना तो एप्लीकेशन पे ठीक से क्लास दे रहा है, दे भी रहा था 3 घंटे 4 घंटे, 40-40 मिनट की क्लास ले रहा है एक एक। भैया इसे सिलेबस थोड़ी ऐसे पढ़ानी होगी, दिल से पढ़ाना होगा, लग के पढ़ाना होगा, केवल 12th को पढ़ाना हो, है ना, जैसे हम लोग करते हैं, केवल बोर्ड परीक्षा को पढ़ाते हैं। भैया पूरा फोकस आप लोगों के साथ होता है। भैया हमको, हमारे पास और कोई ये नहीं कि नीट है, जेई है, भैया हमको केवल बोर्ड में आपको टकाना है अच्छे से। जैसे होता है ना, दांत के डॉक्टर केवल दांत को देखते हैं, कान के डॉक्टर केवल कान को देखते हैं, उसी तरह से हम बस बोर्ड को देखते हैं 95 दिलाने के लिए। बोर्ड के लिए स्पेशलिस्ट टीम है, बोर्ड के लिए दिन रात एक करके हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बुक भी बना रहे हैं, बन तो चुका है बुक, बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, प्रिंटिंग का लग गया है काम, जल्दी आपके घर पहुंचने वाला है। जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर रहा है, इसमें डेली लाइव क्लास हो रही है, डेली तरीके से 5-5, 7-7 घंटे डेली पढ़ाया जा रहा है। लेट करोगे तो सिलेबस आगे निकलेगा, आप पीछे रह जाओगे। इसके साथ में आपको
फ्री 5 बुक जा रहा है, लाइव डाउट क्लास है, क्लास स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स का पीडीएफ, 160 रिवीजन क्लासेज, ये सभी चीज़ें आप लोगों के सामने किया जा रहा है ना। बस आपको मेहनत से पढ़ाई करनी हो, बस, और कुछ नहीं। मेहनत से पढ़ाई करोगे 95+ आसानी से ले जाओगे। ठीक है, इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। और अक्टूबर तक इस बैच में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। फीस मात्र 799। जिसको भी ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त करें। ये आपकी किताबें हैं जो कि ज्वाइन करने वाले बच्चों को मिलेगा, उनके घर तक जाएगा। लेकिन हाँ, ये किताबें कब जाएगा घर, आप लोग जैसे ज्वाइन करोगे, है ना। जैसे अब जो बच्चा जून में ज्वाइन किया उसके पास सितंबर अक्टूबर में किताब जाने शुरू हो जाएंगी, तो आप लोगों के पास अक्टूबर तक किताबें पहुंच जाएंगी। ठीक है, तब तक आपका सिलेबस भी इसमें कंप्लीट हो गया होगा। तो किताब पढ़ना और रिवीजन करना, और हम भी रिवीजन कराएंगे, बस यही बचेगा। ठीक, चलो जी, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ सर, बताया नहीं आपने ज्वाइन कैसे करना है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त से जबरदस्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। लेकिन जिसको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लोगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, और फायदे में रहोगे, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में क्या कहा है, यम द्रव्यमान, चलो जी ठीक है भाई, क्यू आवेश है। ठीक है, एक आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में, ई वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। क्या, डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कण का अर्जित वेग ये रहेगा। ये आपके सामने कैसे प्रूव कर, देखो, यम द्रव्यमान क्यू वेग, क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र ई में प्रवेश कर चल रहा है, विरामावस्था डी से चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर क्या होगा। विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, बताओ विभवांतर क्या होगा। विभवांतर क्या होगा बताओ, बताएगा कोई। आपको मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू भी अपान एल, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर भी का वैल्यू निकालोगे तो ई इंटू एल बताया था मैंने आपको, है ना। बताया था ये वाला फॉर्मूला, तो यहीं से विभवांतर निकाल सकते हो। विभवांतर इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र ई वैल्यू दिया है, और डी दूरी चल रहा है, तो यहाँ पे यल का मान डी के बराबर हो गया, ई इंटू डी, है ना। यह आपका विभवांतर हो जाए। और आपको ये भी पता होगा कि मैंने आपको न्यूमेरिकल वाले क्लास में बताया कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ए इज इक्वल टू क्यू इंटू भी होता है। ये भी मैंने आपको बताया है कि नहीं, बताओ, क्यू इंटू भी होता है। अगर आप इस भी या क्यू इंटू डेल्टा भी लिखो, विभवांतर की बात है, तो इस क्यू की यहाँ क्यू इंटू भी की यहाँ पर ये ई इंटू डी का वैल्यू रख दो, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई डी, है ना। और गतिज ऊर्जा के इज इक्वल टू आपको पता है ना, आप लोग जानते हो, हम जानते, क्या जानते हो, गतिज ऊर्जा के इज इक्वल टू, गतिज ऊर्जा के इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। ये तो आप जानते हो। तो यहाँ पे आप रख दो एक के यहाँ पे 1/2 mv², 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई, है ना। तो यहाँ से mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई डी हो, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से अगर देखोगे तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू इंटू ई डी हो जाएगा, अपान यम हो जाएगा। इसको इधर ला के पटकना पड़ेगा। यहाँ से v का मान निकालोगे तो रूट में आ जाएगा वैल्यू, q इंटू अपान एम, यह आपका वेग, या आपका वेग भी का मान आ जाएगा। यही प्रूफ करना था। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करके पूछ सकता है, और ये यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन में लेकर आया था। या बिहार बोर्ड वाले अब मत करना सर, यूपी में पूछा हम कहाँ पढ़ेंगे। भाई साहब बता देता हूँ कौन यूपी का, कौन बिहार का है ना। यूपी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट सभी के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। नहीं तो यूपी बोर्ड के लिए आपको पता है 8 अगस्त से अलग से क्लास चलने जा रही है 8 बजे, बिहार के लिए भी 8 बजे चलेगा, तो अलग अलग क्लास में करा देता मैं। लेकिन ये सभी के लिए जरूरी, इसलिए मैं करा रहा हूँ, है ना। जो नहीं जरूरी है सभी के लिए उसको मैं वहाँ पे कराऊंगा। विश्वास रखना बड़े भाई पे, आपको 95+ दिलाना, है ना। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है।
न्यूमेरिकल भी इस पे पूछा जा सकता है, इतना समझ लेना, तो ये याद रखना सब, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या संधारित्र क्या होता है, इसका दो उपयोग लिखिए। बताओ संधारित्र किसे कहते हैं, इसका दो उपयोग लिखना है। बताओ, तो आपको पता है संधारित्र क्या होता है, तो आपको पता है ना प्यारे दोस्त, पता है संधारित्र, है ना। संधारित्र किसे कहते हैं ये तो मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन उपयोग नहीं बताया था। बोलो संधारित्र किसे कहते हैं, ये तीसरा पार्ट है चैप्टर 2 का, इतना याद रखना, भूलना मत सभी लोग ना। एक पार्ट मैंने लिया था, एक पार्ट नागेंद्र सर लिया था, फिर एक पार्ट मैंने फिर से ले रहा हूँ यहाँ पे। क्या होता है संधारित्र, एक क्या होता है, ऐसा एक ऐसा समायोजन होता है, एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें चालक का आकार को बिना घटाए बढ़ाए, यानी चालक के आकार को बिना परिवर्तन किए, चालक के का आकार को बिना परिवर्तन किए, है ना, पर्याप्त मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, ये संधारित्र की परिभाषा हो गया। इसका दो उपयोग लिखना है, तो आवेश का संचयन एक तो पहला उपयोग हो गया, अभी आवेश को संचित करा रहे हो तो उपयोग में पहला क्या लिखोगे, उपयोग में पहला क्या लिखोगे, पहला लिख देना आवेश का संचयन, आवेश को संचित करा रहे हो तो आवेश का संचयन, ये पहला उपयोग लिख देना। दूसरा उपयोग में क्या लिख सकते हो आप लोग, दूसरा उपयोग में लिख देना ऊर्जा का संचयन, आवेश को भी संचयन कर सकता है, ऊर्जा को भी संचयन कर सकता है, दूसरा उपयोग लिख देना ऊर्जा का संचयन, ये दो इसका। बोलो जी भाई एकदम क्लियर है, कट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा दिमाग में सेट है। चलो जी भाई ये चौथा क्वेश्चन हो गया, अब ये पांचवा क्वेश्चन कर, चलो है ना, क्या है, यन समरूप संधारित्र है, ठीक है, जिस पे धारिता सी है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, डी आवेश तक आवेशित किया जाता है, कुल ऊर्जा बताइए। अच्छा जी ठीक है, अब देखो भैया, देखो यह है भैया एक संधारित्र, ये है भैया दूसरी संधारित्र, ये है भैया तीसरी संधारित्र, ये समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं सब, है ना, और नीचे नीचे जाके ये यहां तक यन संधारित्र जुड़ा है, यन संधारित्र क्या है। अब लो भैया काम करते हैं आगे, यन संधारित्र इसमें जुड़ा है, तो भैया यन संधारित्र जुड़ा है तो ध्यान देना यहाँ पे, यन संधारित्र जैसे मान ला ये सी है, दूसरा सी है, इस तरह से दाते 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 यन संधारित्र है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें कुल मिला के यन संधारित्र। अगर मान लो तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो संधारित्र की धारिता समांतर क्रम में क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी प्लस सी करोगे, तीनों को जोड़ दोगे, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3c हो जाता है, तीन संधारित्र पे 3c हो रहा है, तो यन संधारित्र पे क्या हो जाएगा nc हो जाएगा, ये बात समझ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो यन यन संधारित्र की धारिता, यन संधारित्र की धारिता सी इज इक्वल टू एन सी हो जाए, एन संधारित्र की धारिता सी इज इक्वल टू एन सी हो जाएगा, ये हो जाए। अब देखो भैया कुछ करना तो नहीं है आपको, हमें भी कुछ नहीं करना है, बस देखना है क्वेश्चन को, एन सी हो जाए। अब ये क्या है, किसमें जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा, एन सी हो गया, तो कुल ऊर्जा, ऊर्जा कितना होता है, ऊर्जा यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 सी भी स्क्वायर ये ऊर्जा होता है, ऊर्जा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2
सी की यहाँ पे एन सी इंटू वी स्क्वायर हो जाए, है ना। सी की यहाँ पे एन सी रख दिया भाई, क्योंकि सी का मान क्या है, एन सी के बराबर, एन सी के बराबर, है ना, एन सी के बराबर एन सी स्क्वायर हो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, एक बार बता देना। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू 1/2 सी भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि संधारित्र को समांतर क्रम में जुड़ा जाता तुल्य ऊर्जा कितना हो जाएगा, एन सी भी स्क्वायर हो जाएगा, एन 1/2 सी भी स्क्वायर ये आपका ऊर्जा हो जाए। आई बात समझ में सभी को। चलें आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये एक छठवां प्रश्न है, इसको करते हैं। एक प्रश्न तीसरा मैं छोड़ा हूं, अभी बताता हूं क्यों छोड़ा हूं, ये आपके लिए छोड़ा हूं ना, है ना, बताता हूँ। तीसरा छठवां प्रश्न ये देखो आप सभी लोग, देखो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि भैया नीचे दिए गए आकृति की तुल्य धारिता ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करोगे, देखो ये जो तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे दो संधारित्र, एक तो संधारित्र ये है ना, ध्यान से समझना, एक तो संधारित्र आपका ये है, दूसरी संधारित्र आपका ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। सर समांतर क्रम, हमको तो सेड़ी लग रहा है, नहीं समांतर है भैया, पहला दूसरा, देखो यहाँ पे पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा दूसरे से जुड़ा हो, समांतर क्रम ही हो। अच्छा जी, अब कहा क्या रहा है, इसके तुल्य धारिता ज्ञात करना। कैसे निकालोगे, देखो तुल्य धारिता समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, तुल्य धारिता क्या होता है भैया बताओ, समांतर क्रम में तुल्य धारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है, ये होता है तुल्य धारिता। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे C1 का वैल्यू क्या निकलेगा, C1 का क्या होगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र तो अपसालन नॉट A अपान B होता है C1 का वैल्यू। यहाँ पे परावर्तकांक K रखा है तो K1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रखो, K1 अपसालन नॉट A का वैल्यू A/3 अपान D का वैल्यू, इसके बीच की दूरी क्या है, नहीं हाँ इस दोनों का क्षेत्रफल तो यही है ना, तो क्षेत्रफल ए रहेगा, ये अपान इनके बीच की दूरी A/3, ये हो जाएगा C1 का वैल्यू। इसी तरीके से C2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अपसालन नॉट A अपान, है ना, अपसालन K2 अपसालन नॉट A अपान इनके बीच की दूरी 2A/3, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे K1 अपसाल नॉट A अपान A/3, ये K2 अपसाल नॉट A/3, 2A/3, ये C1 C2 का वैल्यू हो जाए, C1 का वैल्यू। बात समझ में आई क्या, ये दोनों वैल्यू C1 C2 का वैल्यू हो जाएगा। ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है, दोनों जोड़ दो आ जाएगा वैल्यू। लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बच्चों को फंसा देता है, आपको भी फंसा दिया होगा, है ना, लेकिन है तो वही क्वेश्चन। K1 के अपसाल नॉट A अपान D वाले में बस वैल्यू रखना था, दो समांतर प्लेट संधारित्र थी, K1 K2 तो वैल्यू दिया है, K1 K2 हो गया, अपसाल नॉट A का वैल्यू, दोनों का क्षेत्रफल A दे रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी दोनों का क्षेत्रफल A दे रखा, तो A तो A रहेगा, और नीचे इसकी D की दूरी A/2 और 2A/3, A/3 और 2A/3 ये दोनों दे रखा है, तो A/3 और 2A/3 मैंने रख दिया, काम कहानी खत्म हो रहा है। बस अब मंत्र का उच्चारण करके इसको जोड़ देना है। कैसे जोड़ते हैं, आओ जोड़ते हैं। C इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पढ़ो यहाँ पे क्या है, K1 अपसाल नॉट A अपान A/3, K1 अपसालन नॉट A अपान A/3 प्लस A/3 प्लस कर लेते, यहाँ पे K2 अपसाल नॉट A अपान 2A/3 ये कर लेते, है ना, ये दोनों कर लेते, बस आपके सामने वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ लो, ठीक है। जोड़ोगे कैसे, देखो जोड़ोगे कैसे बताओ, जोड़ोगे कैसे, कुछ करना है जोड़ने के लिए, बताओ, कुछ जोड़ना करना है जोड़ने के लिए। वो मैंने गलती कर दी है थोड़ा सा, अच्छा क्षेत्रफल A है तथा उनके बीच की दूरी D है, ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो ये जो क्षेत्रफल ही दे रखा है, गलती हो गई मेरे से यहाँ पे, ये कहा कि कहाँ से, A अपसाल नॉट A का वैल्यू यहाँ पे A/3 दे रखा है, अपान बीच की दूरी D ही रहेगा, चूंकि D यहाँ पे दिया है तो बीच की दूरी D रहेगा, ये C1 का मान हो जाएगा। और इसी तरह से K अपसाल नॉट
2a/3 ये अपान बीच की दूरी d, ये C2 का मान, C1 C2 का मान, तो ये रखना है यहाँ पे। थोड़ा सा गलती हो गई है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक, कोई दिक्कत। ये अपसाल नाट a/3 अपान d, यहाँ पे क्या हो जाएगा k, अच्छा ये k1 है, k1 रहेगा यहाँ k1, और यहाँ पे k2 अपसाल नाट a/d अपान d, ये C2 का वैल्यू हो जाएगा। जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू कॉमन, देखो डी ए, ये सब अपसालन नाट a अपान 3 इंटू डी, ये कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2k बचेगा, 2k1 प्लस 2k2 ये बचेगा। अपसाल C का मान ये रह जाए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और मैंने ले लिया भाई, ले लिया ताकि थोड़ा बड़ा 19-20 चलता रहे। और मैंने ये क्वेश्चन आपका 20 का छोड़ा है, ये चैप्टर 2 में ही दिया था, लेकिन ये चैप्टर 2 से नहीं है, ये चैप्टर 7 से है। तो 7 में इसको करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। मैंने टाइप इसलिए करवा दिया, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन छूटा था। अब ये क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क, इसको करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और सभी को देना अपने नेम के साथ में। अब मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से नाम के साथ में आपको अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैं डेली के डेली एक कमेंट जिसका बेहतरीन लगेगा हमको, उसका सीन यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया करूँगा नेक्स्ट डे की कैप्सूल क्लास में। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई कौन कौन बच्चा कर रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा नाम आ जा रहा है। तो भैया पहली बात नेम के साथ में कमेंट करना, अपने नेम के साथ में और इसका आंसर, और साथ में यह तो लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, आप लोगों को ये होमवर्क कि दीर्घ सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव का मान 0 होता है। ये आपके लिए होमवर्क है घर के, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है ना, करिएगा। और आज की कैप्सूल क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कैप्सूल क्लास में मेरे प्यारे भाई बहन। और बढ़िया तरीके से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो और अच्छे नंबर लेकर आओ, बस यही है। और अपने घर बुलाओ, अभी बहुत सारे भाइयों से मिलना है मुझे, आपके शहर आएंगे, मिलेंगे, टेंशन मत लो आप सभी लोग, ठीक है। सभी को जय मां सरस्वती।